हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ लिया था, उसके साथ साथ डिवाइस मैनेजमेंट भी पढ़ लिया था। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि उसका काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है, तो हमें वही पढ़ना है। अब हम मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी को मैनेज करना भी होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डील करता है दोनों के साथ में, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों के साथ में। जब सीपीयू को काम करना होता है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो जो सीपीयू है हमारा, वो डेटा उठाता है मेमोरी डिवाइस के थ्रू। अब जैसे ही वो, मान लीजिए हार्ड डिस्क में कोई फाइल पड़ी हुई है, तो वो हार्ड डिस्क से उठा के उसको रखेगा रैम पे। रैम को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। अगर आपने ये मेमोरी के बारे में नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर जो रहे हैं आप उनको देखिए, उसमें मैंने मेमोरी के बारे में, रैम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है। तो दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि देखिए, जब रैम, हमें कोई भी काम करना है सीपीयू पे, तो वो होता है रैम के थ्रू। रैम जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डेटा को उठाता है और रखता है रैम पे, फिर प्रोसेसर उसके ऊपर काम करता है प्रोसेस करने का। तो दोस्तों, ये काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। अब सिर्फ काम ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना है, मेमोरी से डेटा को उठाना और उसको लोड कर देना रैम में, और ये डेटा रैम में तब तक रहता है जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर कंप्लीशन ये यहाँ से जो स्पेस जो होता है वो फ्री हो जाता है, यानी कि डेटा वापस सेव कर दिया जाता है मेमोरी पे, और ये रैम जो होती है वो फ्री हो जाती है अगला काम करने के लिए, यानी प्रोसेसर को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, ये आगे दो तरीके से होता है। अगर इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में देख लिया जाए, पहले मैं इसको लिखवा देता हूं मैनेजमेंट का काम क्या है। सो द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज बोथ सीपीयू एंड इनपुट स्लैश आउटपुट। हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट दोनों को मैनेज करता है एंड इंटरैक्ट विद द मेमोरी। अब ये मेमोरी दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, और दोस्तों और ये लोड कर देता है प्रोग्राम को, लोडेड द प्रोग्राम, और फ्रॉम मेन मेमोरी टू, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क हो सकता है, या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें से कोई भी एक सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, टू मेन मेमोरी। तो दोस्तों, ये था मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ओएस का काम क्या होता है, मैनेज करना सीपीयू इनपुट आउटपुट दोनों का, और इंटरैक्ट करना मेमोरी के साथ में। और ये इंटरैक्ट कैसे करता है, ये प्रोग्राम को लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी से इनटू मेन मेमोरी, और ये प्रोग्राम तब तक मेन मेमोरी में रहता है जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। दिस प्रोग्राम रिमेन into main memory till
इट एग्जीक्यूट कंप्लीटली। और जैसे ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारी रैम फ्री हो जाती है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी is free for next program। तो इस तरह से दोस्तों हमारा OS है वो काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अब दोस्तों जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी आगे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़ते हैं तो वो दो टाइप की हो जाती है। पहले अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट पर चल सके। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके टाइप। तो इसके दो टाइप बनते हैं आगे दोस्तों। पहला टाइप बनता है पार्टीशनिंग और दूसरा टाइप बनता है वर्चुअल मेमोरी। तो जो ये इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी को मैनेज करने का, वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला पार्टीशनिंग करके और दूसरा हमारा आएगा दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। पहले हम पार्टीशन को पढ़ लेते हैं, पार्टीशन क्या होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि पार्टीशन में जो OS होता है वो हमारे मेन मेमोरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वो पार्ट्स इक्वल साइज के भी हो सकते हैं और अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पार्टीशनिंग। और सेकंड आता है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी के केस में हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं, देन वर्चुअल मेमोरी को पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है कि जो OS है वो मेमोरी को डिवाइड कर देता है इनटू वेरियस पार्टीशंस। इन दिस memory is divided into various partition इसमें वेरियस पार्टीशन में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, सेम साइज के हो सकते हैं, ऑफ सेम साइज और डिफरेंट साइज। तो ये सेम साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों पार्टीशनिंग। अब सेकंड पर आते हैं हम, वर्चुअल मेमोरी। सेकंड है हमारा वर्चुअल मेमोरी। तो दोस्तों वर्चुअल का मतलब समथिंग दैट इज नॉट रियल। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का मतलब हो गया वो मेमोरी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा दोस्तों। डिवाइड तो लेकिन ऊपर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वर्चुअल मेमोरी है वो इक्वल साइज में डिवाइड करता है। यहाँ पे जो मेमोरी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम साइज में डिवाइड कर सकता है और डिफरेंट साइज में डिवाइड कर सकता है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी के केस में जो मेमोरी है हमारी वो डिवाइड हो जाती है इक्वल साइज में। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये उस केस में बनाई जाती है दोस्तों OS से, जब हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो हमारे OS है वो जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स में, ताकि वो 1 बाय 1 करके उसको भेजती रहे प्रोसेस के लिए। तो इसमें सिंपल इतना ही होता है दोस्तों कि जो पूरा प्रोग्राम है वो इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ईच ब्लॉक को बोला जाता है पेजेस। तो इसको लिखेंगे हम, व्हेन the program is bigger, या इसको लिख सकते हैं larger than main memory
जब हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है, और मेन मेमोरी का यहाँ पे अगर दोस्तों आपको मेन मेमोरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम है, यानी कि जब प्रोग्राम हमारा रैम से बड़ा हो जाता है तो ओएस जो है मेन मेमोरी, देन ओएस डिवाइड दिस प्रोग्राम जो हमारा ओएस है उस प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है इन ईच इक्वल साइज इक्वल साइज में इसको क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है, और जो हर एक सेगमेंट जो बनता है उसको हम कहते हैं पेज। सो ईच साइज मेमोरी ब्लॉक इज कॉल्ड पेज। तो उसको पेज बोला जाता है दोस्तों। सपोज कीजिए हमारी रैम जो है हम मान लेते हैं 4 GB है और डाटा हमारा 16 GB का है, तो उस केस में हमारी जो OS है वो 4 GB के 4 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर देगा, और हर एक ब्लॉक को हम बोलेंगे दोस्तों पेज। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट का तरीका जो कि वर्चुअल मेमोरी के अंडर आता है। तो दोस्तों ये 2 टाइप थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों एक चीज और, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए रैम हमारी 4 GB है, यानी हमारी मेन मेमोरी का साइज 4 GB है और डेटा हमारा 16 GB है, तो एक टाइम पे जो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू वो डिवाइड हो जाता है 4 ब्लॉक्स ऑफ 4 GB। ये एग्जांपल है दोस्तों ताकि आपको समझ आ जाए। 4 GB के 4 ब्लॉक बना दिए, हर एक ब्लॉक को पेज बोला जाता है। दूसरी चीज, जो भी एक्टिव मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ पर जो भी एक्टिव मेमोरी ब्लॉक है दोस्त, उसको एक्टिव सेट बोला जाता है, यानी कि जो ब्लॉक मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग में है उसे एक्टिव सेट बोला जाता है। ये मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं दोस्तों। एक्टिव सेट को, या इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। तो हमने एक चीज और पढ़ ली यहाँ पे कि जो इक्वल साइज के होते हैं उन्हें पेजेस बोला जाता है। मैं इसको यहां बना देता हूं ताकि आप इजीली इसको अपने हिसाब से लिख सके। दैट इज रैम 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB एंड 4 GB। तो दोस्तों 4 ब्लॉक है हमारे पास 4 GB के। ये हर एक को बोलते हैं पेज। ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है, और ये भी, और फाइनली ये। ईच ब्लॉक इज कॉल्ड पेज। जब भी हम एक ब्लॉक को यहां पर मेन मेमोरी के अंदर भेजेंगे तो उस एक्टिव सेट को बोलते हैं दोस्तों, इसे एक्टिव सेट बोलते हैं। सो द ब्लॉक ऑफ memory present in main memory is called active set। तो इसे एक्टिव सेट बोलते हैं दोस्तों। ये मैंने लिखवा भी दिया है, यानी कि ये वाला अब हो जाएगा एक्टिव सेट। इसे एक्टिव सेट बोल देंगे क्योंकि ये अब प्रेजेंट है इसमें। अब जो ये रेस्ट बच गए 3 ब्लॉक्स, इनको दोस्तों या तो आप सेक्टर्स बोल सकते हो, सेक्टर्स, ट्रैक्स, इनमें से आप अपने हिसाब से सूटेबल वर्ड यूज कर सकते हो, या इनको ट्रैक्स, सेक्टर और ब्लॉक्स भी अगर आप चाहते हो तो ब्लॉक्स भी इनको लिख सकते हो, या हम इनको और करके ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज थी। अब इसके अलावा जो ओएस है वो हर एक, मैंने बताया आपको कि जो मेमोरी पार्ट है उसको पेजेस में डिवाइड कर देता है। ओएस का काम इन पेजेस का रिकॉर्ड रखना भी होता है। तो दोस्तों
ओएस है इनका रिकॉर्ड रखता है पेज मैप टेबल के थ्रू, जिसको बोलते हैं PMT, दैट इज पेज मैप टेबल। तो ये भी आप लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है पेज मैप टेबल के थ्रू। थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हैं, द OS कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेजेस बाय पेज मैपिंग टेबल। पेज मैप टेबल के थ्रू दोस्तों वो इनका रिकॉर्ड रखता है और एड्रेस प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड वर्चुअल एड्रेस आइदर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा अब कि जो हमारा ओएस है वो हर एक पेज का रिकॉर्ड रखता है बाय पेज मैपिंग टेबल के थ्रू, एंड जो उन्होंने रिकॉर्ड रखा वो उसको और हर एक पेज को वो एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, दैट इज वर्चुअल एड्रेस। और अब वर्चुअल एड्रेस में उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो मेन मेमोरी को एड्रेस वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है या सेकेंडरी मेमोरी को वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो वर्चुअल मेमोरी जो है हमें अलाउ करती है ज्यादा से ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेन मेमोरी में। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि ओएस में हमारा लास्ट है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होगी, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट तो दोस्तों ओएस जो है उसका काम फाइल मैनेजमेंट का भी होता है। फाइल मैनेजमेंट का काम ये कैसे करता है दोस्तों, ये हर एक फाइल का रिकॉर्ड रखता है। सो इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ईच फाइल, हर एक फाइल का रिकॉर्ड रखता है, फोल्डर का रिकॉर्ड रखता है, डायरेक्टरी का रिकॉर्ड रखता है, फाइल की एक्सटेंशन का रिकॉर्ड रखता है, और ये जैसे कि हमने पहले में पढ़ा कि पेज मैपिंग टेबल के थ्रू वो हर एक पेज का रिकॉर्ड रखता है, इसी तरह दोस्तों ये फाइल एलोकेशन टेबल के थ्रू हर एक फाइल का रिकॉर्ड रखता है, एक्सटेंशन थ्रू फाइल। अभी हमने बात किया कि फाइल एलोकेशन टेबल के थ्रू ये रिकॉर्ड रखता है। सो फाइल एलोकेशन टेबल, जिसको आप FATB लिख सकते हैं, फैट, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये था दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, क्या कैसे कैसे मैनेज करता है। तो ये मैनेजमेंट के काम थे। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाएगा टाइप्स ऑफ ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आता है दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ओएस।
अब दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए जो आप पर्सनली ऑन करते हैं। उस पे कहने का मतलब उस पे किसी एक सिंगल आदमी को काम करना होता है, इसलिए उस तरह के जो डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर। लिखवा देता हूं मैं पहले। इट इज यूज्ड फॉर सिंगल यूजर और सिंगल पीसी, या तो सिंगल यूजर या सिंगल पीसी के लिए यूज किया जा सकता है फॉर सिंगल टास्क। यहां पे सिंगल टास्क का मतलब दोस्तों आपको कंप्यूटर से ही काम कराना है, अदर उसके साथ साथ कुछ और ऑपरेट नहीं करना है, इसलिए सिंगल टास्क के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप ले सकते हो, जो पीसी होते हैं हमारे घर में वो, और उसके अंदर यूज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हमें ओएस को पढ़ना है तो उसके अंदर आता है दोस्तों MS DOS। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जनरल यूज की। अगर मान लीजिए आप कभी भी नया लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, किसी शॉप पर गए, तो आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। आपको ओरिजिनल विंडो के साथ में चाहिए या ओरिजिनल ओएस के साथ में चाहिए। हम क्योंकि हम विंडोज ज्यादा यूज कर ले इसलिए मैं विंडोज का नाम ले रहा हूं। तो पूछते हैं आपको विंडोज के साथ चाहिए या डोस के साथ में चाहिए। तो दोस्तों दो अलग अलग चीजें होती हैं, हमें समझ नहीं आता उस टाइम विंडोज क्या है और डोस क्या है। तो दोस्तों जब कंपनी ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देती है आपको तो उसको बोला जाता है विंडोज। लेकिन यहाँ पे डोस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ये वाले लेते हो तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज लिनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये फ्री होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चोरी से उसको बोलते हैं कि जितने पैसे ऊपर लगने हैं आप लगाइए और इसमें पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए। तो वो हमें क्या करता है, इसकी जगह एक कॉपी चोरी से दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देता है, पर वो ओरिजिनल नहीं होता। तो दोस्तों ये डोस वहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपकी नॉलेज के लिए। इन फ्यूचर आप अपना लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे ये चीज अभी भी पूछी जाएंगी, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं पहले। तो दोस्तों अगर हमसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमसे सिर्फ डोस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम बात करते हैं सेकंड पे, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अब बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जैसे आपको नाम से इसके पता चल जाएगा आधा कि ये जो मल्टी यूजर है ये मल्टीपल यूजर्स के लिए यूज होता है। हमने जब लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था तो उसमें हमने जिक्र किया था एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो दोस्तों ये एक टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें सिंगल टास्क पर या सिंगल एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम जब हम बना रहे हैं तो उस पर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम चल रहा है तो उस पर अलग अलग जो है उसके अलग अलग लोग जो है उसके लिए अलग अलग पैनल तैयार कर रहे हैं। मीन्स काम एक ही है, अलग अलग लोग लगे हुए हैं उसको करने के लिए। तो उस तरह के काम के लिए हमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर होता है। अब अगर बात की जाए तो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूजर, तो हम उसको भी पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि क्या होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज यूज्ड फॉर मिनी कंप्यूटर और
मेन फ्रेम कंप्यूटर, दोस्तों मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों ही हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपको इनमें अभी भी प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर्स को दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपकी जो किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अगर हम बात कर रहे थे कि ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों के लिए ही यूज होता है और ये अलाउ करता है यूजर को दैट अलाउ user to work that allow multiple users to work on same task। तो दोस्तों सेम टास्क पर मल्टीपल यूजर्स को काम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दैट इज मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों इसमें सेम टाइम पर सारे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर एक ही काम कर पाएगा, सेम टाइम पर सारे लोग काम कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा मल्टी यूजर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी मैंने आपको बताया था एक तो दैट इज लिनक्स, एक लिनक्स है, दूसरा आपने पढ़ा होगा यूनिक्स। यूनिक्स भी बहुत फेमस है दोस्तों, इसको भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन लेटर ऑन। तो दोस्तों ये एग्जांपल हैं हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब अगर बात की करें दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो बन जाता है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों नाम से पता चलता है मल्टी प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर दोस्तों एक से ज्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। सो इट हैव टू और मोर देन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इट हैव टू or more processors for working दोस्तों इसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं काम करने के लिए और वो पैरेलल में काम करते हैं, इन पैरेलल। तो पैरेलल दोस्तों दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर जब काम करते हैं तो उस तरह के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इनको रब कर देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो पैरेलल में दो या दो से ज्यादा काम करते हैं और इसी को बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग, एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। दोस्तों ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। और ये इसका सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हर एक प्रोसेसर होता है दोस्तों वो सेम टास्क को भी कर सकता है और डिफरेंट टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। सो ईच प्रोसेसर कैन वर्क ऑन सेम टास्क। ईच प्रोसेसर या तो सेम टास्क पे काम कर सकता है या डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम टास्क। सेम टास्क। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि या तो कंप्यूटर हमारा सेम, सारे प्रोसेसर सेम टास्क पर काम कर रहे हैं या सेम टास्क के अलग अलग हिस्से पर काम कर रहे हैं, यानी कि उस
टास्क को जल्दी से परफॉर्म करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जहां पे हमें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है या हाई स्पीड कैलकुलेशन की जरूरत होती है। दे आर यूज्ड वेयर वी आर टू नीड हाई स्पीड कैलकुलेशन। स्पीड कैलकुलेशंस। तो दोस्तों जहां पे हमें हाई स्पीड कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर यूज किए जाते हैं हमारे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर एग्जांपल देखें तो दोस्तों कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसके मल्टी प्रोसेसिंग के, तो इसमें भी वही आ जाएगा दोस्तों, यूनिक्स जो हमने पढ़ा इससे पहले वाले में। इसके साथ साथ जो है लिनक्स भी आ जाएगी और विंडोज भी, तीनों ही है, और विंडोज। तो ये आते हैं दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर। अब इसके बाद लास्ट एक बचता है दोस्तों हमारा, दैट इज RTOS। आपने नाम भी सुना होगा RTOS का, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये जो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पे हमें टाइम डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें रियल टाइम में ही उसका आंसर चाहिए या हमें रिजल्ट चाहिए। सो RTOS दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों ये डिजाइन किया जाता है स्पेशल, जैसे आप देख सकते हो रॉकेट साइंस जो होती है, रॉकेट लॉन्च करते हैं तो या मिसाइल्स लॉन्च की जाती है तो उनके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। या आजकल आप देख रहे हैं बहुत तरह के रोबोट्स आते हैं, उनके अंदर भी RTOS भी होता है दोस्तों। या अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, आजकल स्मार्ट वॉचेस जो आती हैं उनके अंदर भी RTOS ही होता है। तो दोस्तों ये यूज किया जाता है वहां पर जहां पे हमें एप्लीकेशन हमारी होती है लाइक रोबोटिक्स, जहां पे हमें रियल टाइम में हमें आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, या हम बोल सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो एक फिक्स डेडलाइन के अंदर मिलना चाहिए, एक फिक्स टाइम के अंदर मिलना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is used where we are to need result in fixed deadline। एक फिक्स डेडलाइन के में हमें जब आंसर की रिक्वायरमेंट होती है तब RTOS यूज किया जाता है। एंड डिजाइन फॉर रोबोटिक्स, मेजरली तो रोबोटिक्स के लिए होता है, स्मार्ट वॉच और रॉकेट्स। तो आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। तो इतने टाइप के हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों, आई होप जितने टाइप्स ऑफ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जो कि हमारे डेली यूजेस में आते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर यूज इन अ डेली लाइफ, यानी कि ज्यादा रिसर्च में ना जाके हम डेली लाइफ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे।